बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म से आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं वो असमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, असमा जिलानी बनाम हुकूमत पंजाब। अच्छा डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इसमें एक मैं आपको एक बात इसमें एक्सप्लेन कर दूँ कि जितने भी केस लॉ जो लॉ गैड में दिए गए हैं ये सारे एक ही नुक्ते के गिर्द अक्सर घूम रहे हैं। वो नुक्ता कौन सा है? वो है डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत। अब नज़रिया ज़रूरत जो है वो स्टेट वर्सेस 200 केस के अंदर भी था, असमा जिलानी केस के अंदर भी है, वो नुसरत भुट्टो केस के अंदर भी है। अब नज़रिया ज़रूरत जो है इसके अंदर एक बात आप याद रखें कि हम अक्सर चलें हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में जाके जब हम केस लॉज को डिस्कस करते हैं उसके अंदर एक बात हमें बिल्कुल वादे नज़र आती है, वो ये होती है कि नज़रिया ज़रूरत ने पाकिस्तान में क्यों जन्म लिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है। हमेशा हमने जो सुपीरियर जुडिशरी थी उन्होंने फैसले किए हैं, तो बहुत से अपने फैसलों के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट जितनी भी हैं उन्होंने नज़रिया ज़रूरत को बहुत से फैसलों के अंदर अपनाया है, या इसको प्रोटेक्ट किया या इसको स्ट्रेंथन किया है। इसके पीछे क्या रीज़न है? अब इसको कभी आपने गौर से सुना? इसके पीछे क्या रीज़न है? पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत जो था इसको क्रिएट किया गया थ्रू ये कोर्ट क्रिएट हुआ था, जस्टिस मुनीर साहब ने इसको क्रिएट किया था नज़रिया ज़रूरत, और इसके बाद इसको स्टेट वर्सेस 200 केस के अंदर भी प्रोटेक्ट किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो केस उसके अंदर भी इसको प्रोटेक्ट किया गया। अब इस चीज़ में आप देखें कि पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत के ऊपर अदालतें फैसले क्यों करती हैं? कभी सोचा आप स्टूडेंट्स ने? कभी क्रिटिकल थिंकिंग आपने इसके ऊपर की? कभी किसी भी कानूनदान ने डेप्थ में जाके इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया नज़रिया ज़रूरत क्यों पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा था? इसके पीछे एक ही रीज़न है, वो ये है कि पाकिस्तान के एक तो चले हम 47 में चलते हैं। 47 में जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1935 का एक्ट है, उसको अमेंड करके काम चलाया गया, हमारी रियासत का काम चलाया गया। लेकिन पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान में लागू हुआ। अब जब वो लागू हुआ उस वक्त 56 में, तो 58 में उसको एप्रोगेट कर दिया गया। उसकी एप्रोगेशन के बाद नज़रिया ज़रूरत ने जन्म लिया। नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान में इसका एक ही जवाब है, वो ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है आइन जो है उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। अगर आइन पे अमल किया जाता पाकिस्तान में उसकी फुल स्पिरिट के साथ, उसकी ट्रू स्पिरिट के साथ, तो कभी भी पाकिस्तान नज़रिया ज़रूरत ना ये बन सकता था, ना ये प्रवेल हो सकता था, और ना ये प्रोटेक्ट हो सकता था। तो असमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये भी एक केस इसी से एक जुड़ी हुई कड़ी है। इसका जो इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड ये है, अदालतें जो हैं हमारी सुपीरियर जुडिशरी, इनका काम होता है कि ये अपने फैसलों से प्रेसिडेंट्स हैं, अदालती नज़ीरें कायम करती हैं। तो अदालती नज़ीर आपको पता है प्रेसिडेंट वो होती है कि हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनके डिसीजन जो हैं वो आगे फ्यूचर में एप्लीकेबल होते हैं सेम मैटर्स के लिए। लिटिगेशन इस किस्म का को आ जाए जिस ऑलरेडी वो डिसाइडेड है, तो एज ए वो लीगल प्रेसिडेंट उसमें इस्तेमाल होगी। तो ये भी एक ऐसी जो सिलसिले की एक कड़ी है। इसके जो फैक्ट हैं वो ये हैं कि असमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो था, असमा जिलानी साहबा थी, इनके वालिद साहब मिस्टर गुलाम जिलानी को कैद कर दिया गया था मार्शल में, यहिया खान का मार्शल था वो। और दूसरा जो इसके साथ जुड़ा हुआ केस है वो था कि उसके अंदर मिस्टर अल्ताफ़ गौहर जो है उनको नज़रबंद कर दिया गया था, उनकी डिटेंशन थी उसको, और असमा जिलानी केस के अंदर मलिक गुलाम जिलानी को, दोनों को चैलेंज किया गया था। तो उसके बाद ये द अपील वर फाइल्ड बिकॉज ऑफ द डिटेंशन ऑफ मलिक अल्ताफ़ गौहर एंड मलिक गुलाम जिलानी। द डिटेंशन ऑफ द बोथ ऑफ देम वाज चैलेंज। दोनों की जो नज़रबंदी थी इसके खिलाफ, दोनों की हिरासत जो थी गैर कानूनी, इसके खिलाफ जो थी पिटीशन फाइल हुई थी, इसको चैलेंज किया गया था। और इनको चैलेंज करने वाले कौन थे? वो एक तो द पर्सन हु चैलेंज द डिटेंशन वर्ड मिस असमा जिलानी हु फाइल्ड एन अपील फॉर द रिलीज ऑफ मलिक गुलाम जिलानी, एंड द अदर वाज वन जरीना गौहर हु फाइल्ड एन अपील फॉर द रिलीज ऑफ हर हस्बैंड अल्ताफ़ गौहर। तो ये असमा जिलानी साहबा ने अपने वालिद साहब मलिक गुलाम जिलानी की रिहाई के लिए एक अपील फाइल की थी। इसी के साथ जरीना गौहर थी, वो अल्ताफ़ गौहर की जो वाइफ थी, उन्होंने भी सेम इससे मिलती जुलती एक अपील जो थी
उसको दाखिल किया गया था। इसके बाद अब कौन सी अदालत में ये अपील फाइल हुई थी? तो ये अपील जो फाइल हुई थी हाई कोर्ट्स में हुई थी। द रिट पिटीशन वाज फाइल्ड बाय अस्मा जिलानी इन द लाहौर हाई कोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ हर फादर गुलाम जिलानी एंड मिसेज जरीना गौहर फाइल्ड एन अपील इन सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट। अब यहाँ पे सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है उसका नाम है। इसके पीछे भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि बलूचिस्तान जो प्रोविंस है ये क्रिएट बाद में किया गया था और इसकी हाई कोर्ट भी बाद में बनाई गई थी। उस वक्त सिंध हाई कोर्ट ही बलूचिस्तान हाई कोर्ट के केसेस जो थे वो सुनती थी, उसको सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट कहा जाता था। तो ये इसके अंदर एक टेक्निकल बात है कि मिस अस्मा जिलानी जो थी उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, और जरीना गौहर जो थी उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की थी सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। उसके बाद अल्ताफ गौहर एंड मलिक गुलाम जिलानी वर डिटेन्ड अंडर मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। अल्ताफ गौहर और मलिक गुलाम जिलानी को आर्डर नंबर 78 मार्शल लॉ ऑफ 1974 और जो 1971 का मार्शल लॉ का ऑर्डर नंबर 78 था उसके तहत उनको कैद किया गया था, हिरासत में या उनको नजरबंद किया गया था। इस केस में जो प्रिंसिपल निकले लेट डाउन हुए वो थे प्रिंसिपल लेट डाउन इन स्टेट वर्सेस 200 केस। इट वाज हेल्ड इन दिस अपील दैट प्रिंसिपल्स व्हिच वर लेट डाउन इन स्टेट वर्सेस 200 वर नॉट जस्टिफाइड। Constitution of Pakistan 1962 was settled in this appeal that court gave full effect to the Constitution of 1962 and all laws made and act of various civil and military government became lawful and valid due to that recognition which Constitution of 1962 and court gave them। उसके बाद अच्छा इसमें एक बात आप और याद रखें थोड़ी सी कि ये अक्सर केसेस जो है ना, जो केस लॉ हम स्टडी कर रहे हैं, ये केसेस अक्सर मार्शल लॉ के दौर के अंदर कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है या उस दौर में की गई जब हुकूमतें जो थी वो जमहूरी हुकूमतें बरतरफ की गई थी। इसके बाद हम जो केस हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट आगे लेक्चर में, वो है मियां नवाज शरीफ का केस था। जब उनकी जो असम्बली को डिसॉल्व किया गया तो उन्होंने उसके बाद फिर ये कोर्ट के अंदर अपनी अपील की थी। तो इसमें सबसे बड़ी आउटकम जो थी इस केस की, अस्मा जिलानी केस में, इट वाज डिसाइडेड इन दिस अपील दैट जनरल याहिया खान प्रोक्लेमेशन ऑफ मार्शल लॉ वाज इलीगल। कि इस केस के अंदर जनरल याहिया खान का मार्शल लॉ जो 25 मार्च 1969 को उन्होंने लगाया और 1969 का उन्होंने LFO दिया, इस मार्शल लॉ को इलीगल करार दे दिया गया। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात ये थी कि इस केस का फैसला उस वक्त हुआ जब जनरल याहिया खान अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रहे, उस वक्त थे। तो ये बाद में इसका फैसला आया, लेकिन एक सेट प्रिंसिपल उसमें बन गया कि इस केस के अंदर जनरल याहिया खान का जो मार्शल लॉ था उसको इलीगल करार दे दिया गया। Although the doctrine of necessity was once again pleaded to defend the military regime of General Yahya Khan, yet the same was rejected through the judgment of this appeal। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया ज़रूरत जो है उसको इसके अंदर चैलेंज किया गया था और कोर्ट ने फिर उसको सेटल किया था इस मैटर को। अब इसके अंदर पाकिस्तान की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के अंदर एक बात आप हमेशा अपने जहन में बैठा लें कि हम बुकला हैं या लीगल एक्सपर्ट जितने भी हैं, एक चीज़ को हमेशा हम रखते हैं कि हम ये इस चीज़ को सोचा कभी हमने कि वेस्ट के अंदर, इंग्लैंड के अंदर लोगों की जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। इवन के वहाँ तो जानवरों के कवानीन भी बने हुए हैं, लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है अगर जानवर को। और अमेरिका के अंदर ट्रेस पास के कवानीन है, पाकिस्तान में ट्रेस पास के कवानीन है, पाकिस्तान में लॉ ऑफ टॉर्ट है, लेकिन टॉर्ट की लिटिगेशन पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। ये आपके बेसिक राइट से तल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जितने केस लॉज हैं ये मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्योरली आपके बेसिक राइट के ऊपर बेस कर रहा है, आपको बेसिक राइट देता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी सबसे बड़ी जुरिडिक्शन में इनका जो रोल है, उस रोल में क्या चीज़ है, उस रोल में प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट है, प्रोविजन ऑफ बेसिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट जो है वो आपका
आपकी अदालतों का काम है, आपकी स्पिरिट जुडिशरी का काम है। रूल ऑफ लॉ उन मुल्कों में है। रूल ऑफ लॉ कैसे आती है? रूल ऑफ लॉ जो होती है वो एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि हर आदमी कानून की नज़र में बराबर है। इस बात को हमेशा ध्यान में बैठा लें। जब रूल ऑफ लॉ होगा मुल्क के अंदर, उस वक्त आपके मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगी। और ये जितने भी केसेस आप हम पढ़ते हैं केस लॉ, ये सारे या तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या आपके बेसिक राइट से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। किसी भी फ्री पर्सन को आप डिटेन नहीं कर सकते, हिरासत में नहीं लिया जा सकता किसी मकबूल वजह के बगैर। लेकिन आसमा जिलानी केस जो था, इसके अंदर मलिक गुलाम जिलानी और अल्ताफ़ गौहर को डिटेन किया गया था, जिसको अदालत में चैलेंज किया गया। अदालत ने जनरल याहिया खान का मार्शल लॉ इसके अंदर इलीगल करार दे दिया और नजर ज़रूरत को इन्होंने किसी हद तक उसको ठेस पहुँचाई। नजर ज़रूरत जो था वो अप्लाई किसी हद तक इस केस पे नहीं हुआ, लेकिन इस केस का जो फैसला किया गया था वो जनरल याहिया खान के ओहदे से बरतरफ हो जाने के बाद किया गया था। तो ये इस केस का बेसिक क्रक्स जो है वो मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट केस जो है वो स्टडी करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट, तमाम व्यूअर्स जो है हमारे, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। ये चैनल प्योरली लीगल एजुकेशन बेस के ऊपर ये काम कर रहा है और आप स्टूडेंट्स की मदद के लिए हम यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।